एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? होप कि सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे से चल रही है प्रिपरेशन आपकी तैयारी भी। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कर रहे हैं हम एंड ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है केमिकल काइनेटिक्स का। तो रिक्वेस्ट करूंगा या एक आपको ये बोलूंगा कि आप स्टार्टिंग से देखिए तभी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आज जो हम चैप्टर टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसेंट्रेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट की, फिर हम बात करेंगे डिफरेंस क्या है बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे रेट लॉ की, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। एंड फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। सो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है आज की वीडियो। ये सभी टॉपिक हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आज की बात नहीं रहेगी आपकी कोई प्रॉब्लम इन टॉपिक्स में। चलिए स्टार्ट करें सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन से। बहुत ही सिंपल सा लॉ ऑफ मास एक्शन आपने शायद 11th क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा अच्छे से। लॉ ऑफ मास एक्शन जो दिया था, किसने दिया था? दो नॉर्वे के साइंटिस्ट थे। नॉर्वे पता होगा देश है, सबसे शांत देश माना जाता है, ईमानदार भी। गुल्डबर्ग एंड वागे ने लॉ ऑफ मास एक्शन की बात की थी। क्या बात की थी एक बार डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या बोला उन्होंने? दैट रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ reactant and each raised to the power their stoichiometric coefficient या कह लीजिए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ये थी डेफिनेशन। क्या बात है समझते हैं कि आपको कोई एक रिएक्शन दी गई है, मान लीजिए AA प्लस BB, और इससे क्या बन रहा है? इससे प्रोडक्ट बन रहा है। अगर आपको इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो आप क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन। आप सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन को ROR भी लिख सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है उनकी मोलर कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट, यानी कि आप लिखोगे A इंटू B। ये साइन मैंने आपको बता रखे हैं, ये कंसेंट्रेशन ब्रैकेट होती है, इनमें हम मोलर कंसेंट्रेशन लिखेंगे। एंड रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो कोएफिशिएंट गिवन है रिएक्शन के अंदर वही इसकी पावर बन जाएंगे, मीन्स A की पावर स्मॉल a एंड B की पावर स्मॉल b। यहां से इसको हटाता हूं मैं कांस्टेंट को, तो यहाँ पे k आता है, यह है A की पावर स्मॉल a एंड B की पावर स्मॉल b। इस k को हम क्या बोलते हैं? इस k को बोला जाता है रेट कांस्टेंट। अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। क्या होता है रेट कांस्टेंट? देखिए, अगर कभी भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो किस तरह से डिफाइन किया जाता है? हम बोल सकते हैं दैट रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इफ, अगर ये दोनों वन हो जाए। किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो उसके पड़ोसी के इक्वल बता दो, कब? जो उसके साथ वाले अगर वो वन हो जाए तो आप क्या लिखोगे? रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। अगर हर एक रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन 1 हो जाए तो रेट कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। कोई और रिएक्शन है,
मान के चलिए आपके पास रिएक्शन है 2x + 3y gives 5z। आपको इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देना है लोमा के अकॉर्डिंग। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? इन द टर्म्स ऑफ लोमा। लोमा मीन्स लॉ ऑफ मास एक्शन। तो क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के, क्या भाई क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट उनकी मोलर कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट मीन्स x इंटू वाई, रेट टू द पावर देयर कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट दे रखे हैं मीन्स इसकी पावर 2 बनेगी, इसकी पावर 3 बनने वाली है। कोई भी रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन मान ले N2 + 3H2 gives 2NH3। अगर बोल दिया जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, तो क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज के, क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मींस यहाँ पे आएगा आपका N2 एंड H2, N2 की पावर 1 एंड H2 की पावर क्या हो जाएगी? यहाँ से 3 आ जाएगी। तो इस तरह से हम सिंपली कर सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। होप की क्लियर हो गया है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं रेट कांस्टेंट के। चलिए, तो अभी बात कर लेते हैं भाई, रेट कांस्टेंट पढ़ चुके हैं। रेट कांस्टेंट क्या था? जैसे कि एक रिएक्शन है ए से बन रहा है बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लिखोगे तो क्या लिखी जाएगी? के ए की पावर स्मॉल ए। ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। और ये बात मैं आपको बताता चलूं, लॉ ऑफ मास एक्शन इतना ज्यादा वैलिड नहीं था, कुछ रिएक्शंस पे वैलिड हो पाता है। अभी इस के की अगर मैं बात करता हूं तो इस के को बोल दिया जाता है रेट कांस्टेंट। कई सारे नाम होते हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाना। रेट कांस्टेंट बोलते हैं इसको, वेलोसिटी कांस्टेंट बोल देते हैं, और तीसरा नाम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोल दिया जाता है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये 3 नाम होते हैं। अभी बात करते हैं कि क्या कुछ खास बातें हैं रेट कांस्टेंट की जो आपको पता ही होनी चाहिए। पहली बात, जो रेट कांस्टेंट होता है ये हमें फॉरवर्ड रिएक्शन की बात बता रहा है। तो जितनी ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है उतनी ज्यादा रिएक्शन ज्यादा स्पीड से होती है। तो क्या लिखोगे आप? रेट कांस्टेंट is a measure of फॉरवर्ड रिएक्शन। बहुत आसान सी बातें हैं, वैसे कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। सो हायर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की, उतनी ज्यादा स्पीड से रिएक्शन भी होने वाली है। दूसरी बात, हर एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग होती है। रेट कांस्टेंट या वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। ओके है ये बात। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर एक रिएक्शन के लिए बात करें, एक रिएक्शन के लिए एक टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स हो सकती है। क्या लिखने वाले हैं? फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज फिक्स या कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। अगली बात करें, मतलब क्या है? देखो, हर एक रिएक्शन की अलग अलग होती है। इवन एक रिएक्शन के लिए भी अलग अलग वैल्यू हो सकती है, अलग अलग टेम्परेचर पे। तो आप क्या लिखोगे? वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो है ये, दैट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट चेंजेस विद टेम्परेचर। इवन इससे रिलेटेड हम एक टॉपिक करते हैं, बड़ा फेमस टॉपिक है, न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, पढ़ेंगे आगे। अभी तो ये है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो चेंज होगी वो किसके साथ चेंज होती है? विद द चेंज इन टेम्परेचर। एंड अगर बात करें फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन,
फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल समझते हैं ना, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड में हो रही है। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए किसके बारे में, रेट कांस्टेंट के बारे में, ठीक है ना। चलिए अभी अगला हम पढ़ लेते हैं इनका डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस होता है रेट ऑफ रिएक्शन में एंड रेट कांस्टेंट में। रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, इससे रिलेटेड भी बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्टिंग करें, स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम, कि टाइम के साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है, वही रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अभी बात करें रेट कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट को भी हम डिफाइन करके आए हैं। तो क्या होता है, रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन इफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज यूनिटी। एक बात डिफाइन करके आए। दूसरी बात हम करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। इवन एक फैक्टर भी किया था हमने वो टॉपिक किया था फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसमें हमने बात की थी कि कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है, ठीक है। इवन आज का टॉपिक भी यही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, या कह लीजिए पॉइंट हमारा मिसिंग है, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या कह लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो दूसरा पॉइंट जो हम कर रहे हैं, क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट कांस्टेंट को कौन अफेक्ट करता है, टेम्परेचर अफेक्ट रेट ऑफ टेम्परेचर अफेक्ट रेट कांस्टेंट। अगली बात करें यूनिट की, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, मोल पर लीटर पर टाइम। टाइम कुछ भी हो सकता है, मिनट में, सेकंड में, आवर्स में, कुछ भी हो सकता है। रेट कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो उसकी यूनिट अलग अलग होती हैं, अलग अलग ऑर्डर के लिए, वो हम पढ़ेंगे इससे अगले वाली वीडियो में। तो डिफरेंट यूनिट बहुत बढ़िया वाली ट्रिक से पढ़ेंगे, डिफरेंट यूनिट फॉर डिफरेंट ऑर्डर, ये बात याद रखना। तो ये थे अपने कुछ पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट के बारे में नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत पढ़ने वाले हैं आगे, रेट लो। लॉ ऑफ मास एक्शन तो बाद में गलत हो गया था, बहुत सारी बातें गलत हो गई थी। रेट लो की अभी तक तो गलत नहीं हुई है बातें, ठीक है ना। तो क्या होता है रेट लो, थोड़ी सी बातें कॉपी की है इसने, थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या, इट इज डिफाइंड एज दैट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of यहाँ पे प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड each raised to the power
their coefficient on which rate of reaction actually depends. इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्चुअली डिपेंड्स। देखिए रेट लॉ जो है ना एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, ये ज्यादा अच्छे समझ में तब आएगा जब हम एक्सपेरिमेंट होते हुए देखें, बट क्योंकि हम इसको थ्योरेटिकल पढ़ने की कोशिश करें इसी वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ज्यादा डीप में जाना नहीं है, डूबना नहीं है, टू द पॉइंट बात करते हैं। रेट लॉ ने क्या बात बोली, दैट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि भैया आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, मान लीजिए ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। अगर आप इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाह रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है ए एंड बी, मींस ए इंटू बी रेट टू द पावर देयर कोफिशिएंट। अभी कोफिशिएंट क्या बनाए, देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन देवता आदमी था, ये अलग बात है, देवता आदमी की बातें गलत हो गई थी कि पावर बनाओ कोफिशिएंट जो गिवन है, इन्होंने ऐसा नहीं बोला, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारा डाटा ऑब्जर्व किया एक ही रिएक्शन के लिए। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, जैसे एक ही रिएक्शन में 2-3 रिएक्टेंट ले लिए, फिक्स लिया, मान लीजिए 100 ग्राम लिए, तो ये रिएक्शन की स्पीड ऑब्जर्व की कि यार रिएक्शन कितनी स्पीड दिखा रही है, कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है। फिर अगली रिएक्शन में उन्होंने ए की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया, फिर देखा रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या पता रिएक्शन की स्पीड ना बढ़े, क्या पता 10 गुना स्पीड हो जाए, कुछ भी हो सकता है। फिर बी की कंसेंट्रेशन को ए को कांस्टेंट रख के बी को चेंज करने लगे, हो सकता है कि रिएक्शन की स्पीड घट भी जाए, हो सकता है थोड़ी सी बढ़े, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब कितना इफेक्ट डाल रही है, एक्चुअल यूज्ड जो है वो है मान लीजिए अल्फा, इसकी है बीटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित कर रही है इसकी अल्फा, मान लीजिए इसकी बीटा, तो इनकी पावर क्या बनेगी, अल्फा एंड बीटा ही बनने वाली है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है भाई। कोई भी रिएक्शन है, कोई भी, जैसे कि अच्छा यहां से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज, ये हटेगा तो यहां से क्या आएगा, ए की पावर अल्फा होगी एंड बी की पावर बीटा होगी, ये भी क्या है, रेट कांस्टेंट है, इसको भी बिल्कुल वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं। कोई रिएक्शन है दूसरी, मान के चलिए दूसरी मान लेते हैं पी प्लस क्यू, ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फिर ऐसे मान लो आर नाम का एक प्रोडक्ट बन जाए। तो अगर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देना है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन कैसे दोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये जो रिएक्टेंट है उनकी मोलर कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट, पी की पावर कुछ, क्यू की पावर भी कुछ। अब पावर क्या बनाए, लॉ ऑफ मास एक्शन होता तो सिंपल जो गिवन कोएफिशिएंट होते उन्हीं को पावर बना देते, बट लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं है, रेट लॉ है। तो रेट लॉ पावर क्या बनाता है, अभी ये बताओ एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली क्या डाटा मिला आपको, पता लगता है कि इसका m है, इसका p है या इसका n है, तो पावर क्या बन जाएगी, m n, एंड इन पावर्स का सम ही क्या कहलाता है, ऑर्डर। ये हम बाद में देखेंगे, अगली वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो यह सिंपल सा रेट लॉ क्लियर हो गया। अभी जल्दी से निपटा देते हैं इसका ऑर्डर, सॉरी डिफरेंस। डिफरेंस किस किस का भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन का एंड रेट लॉ का, एक दो ही डिफरेंस है। पहली बात, लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत आसानी से बता सकते हो आप, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एंड जो रेट लॉ है वो एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। ओके, अगली बात करें तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो किसके लिए लिखा जाता है, फॉर बैलेंस्ड इक्वेशन। एक बार बैलेंस्ड इक्वेशन देख लो, उसके लिए आप लॉ ऑफ मास एक्शन को बड़ी आसानी से लिख सकते हो। रेट लॉ ऐसा नहीं है, रेट लॉ एक रिएक्शन के बहुत सारे स्टेप होते हुए देखता है, ठीक है, और फिर जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसके लिए रेट लॉ लिखा जाता है, इट इज रिटन फॉर स्लो स्टेप। ये बात भी हम बहुत अच्छे समझेंगे कि क्यों स्लो स्टेप के लिए ही लिखा जाता है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बहुत से टॉपिक को डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है एंड आपको एक दो बातें कुछ नई सीखने को जरूर मिली होंगी। इस सारे लेक्चर के आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ में, क्वेश्चन चाहिए जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है,
या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके हेल्पफुल रहेंगे, नीट के लिए, जेई मेंस के लिए, वो सारे के सारे अपलोड हैं नोट्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर में। तो वो आप देख सकते हो अनअकैडमी से। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट सेक्शन में डाल दिया, जरूर से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो। चलिए, इन द एंड ऑफ दिस वीडियो ये बोलूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।